पहले आ जाएगा हमारे यहाँ पे कोड, सबसे पहले आ जाएगा हमारे यहाँ पे कोड HTML, ठीक है, टैग हमारा क्लोज जाएगा। उसके बाद फिर हमारा हेड सेक्शन आता है, उसके अंदर आ जाएगा टाइटल, टाइटल टैग हमारा क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे हेड सेक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फ्रेम्स में बॉडी टैग नहीं लगता, ठीक है, फ्रेम की अपनी बॉडी होती है, उसको आगे फर्दर से डिवाइड किया जाता है या पार्टीशन कर सकते हैं, इसीलिए बॉडी टैग का यूज नहीं होता है। उसकी जगह यहाँ डायरेक्टली हमारा फ्रेम सेट यूज होगा। और अगर हमें कॉलम्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए कॉल्स लिखा जाता है, बताया था मैंने आपको। अगर हमें रोज में डिवाइड करना है तो उसके लिए रोज लिखा जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कॉलम्स में डिवाइड करना है, और कैसे करना है ये भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे। और फ्रेम सेट जो टैग है हमारा, इसे हमें क्लोज भी करना होता है, ठीक है। तो अगर हम कॉलम की बात करें, हमारा कॉलम कैसे डिवाइडेड है ये भी चेक कर लेते हैं। ये कॉलम हमारा छोटा है, ये कॉलम हमारा बड़ा है, ठीक है। तो इसको आप 10 और 90 में कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको आप 80 और 20 के हिसाब से कर सकते हैं। अब वो कैसे आप डिवीजन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, कैसे इसको आप कर रहे हो। तो इसको थोड़ा हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला डिवीजन हमारा रहेगा 20 एंड 80, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे केवल घूमे ही इसको फर्दर डिवाइड करना होता तब तो ठीक था, हम यहाँ पे इसका एक सोर्स दे दे, एक सोर्स हम यहाँ पे इसका दे दे। बट आप ये देख रहे होंगे कि इसको आगे भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है इसको 2 रोज में डिवाइड किया गया है, और दोनों इक्वल रो हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा से फ्रेम सेट लगाना होगा। और रोज में डिवाइड करने के लिए क्या लिखा जाएगा, रोज इक्वल में डिवाइडेड है तो 50,50, क्योंकि हर एक फ्रेम मैंने आपको बताया था कि खुद में ही वो क्या है 100% है, या 100% उसको लिया जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो 100% का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 50 और 50, ठीक हो गया। इसको चाहे आप परसेंट कहें, पिक्सल कहें, वैसे तो ऑटोमेटिक वो परसेंट में ही लेता है खुद ही। फ्रेम सेट हमारा बंद हो जाएगा। अब आगे तो इन दोनों को फर्दर डिवाइड हमने नहीं करना है, तो इन दोनों में सोर्स दिखाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, फ्रेम src इक्वल्स टू फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम रहेगा, ठीक है। अभी तो देने की जरूरत नहीं है, आप बिना फाइल के नेम के भी कर सकते हो, आपको बस वहाँ पे पार्टीशन दिखा देगा, ठीक है। फाइल को सेव कर लेते हैं HTML फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे frame2.html, ठीक है। सेव होगी फाइल हमारी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, पहले ब्राउजर में रन करके frame2.html, राइट क्लिक और ओपन विथ ओपेरा से ओपन कर लेते हैं। तो ये पार्टीशन हमारा आ गया, ठीक है। अब आगे इस वाले एरिया का पार्टीशन हमें करना है, ठीक हो गया। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा ये भी हम देख लेते हैं। अब ये जो पार्टीशन हुआ है हमारा, इसमें पहले आपको देखना पड़ेगा मेन पार्टीशन क्या है, रोज का है या कॉलम का है। तो एक लाइन यहाँ बिल्कुल आपको दिख रही होगी बीच में। हाँ बताओ, हाँ बताओ, कुछ कहते हैं। इस वाले में रोज की अभी हमें जरूरत नहीं थी, हमने एक एक करके किया ना, स्टेप बाय स्टेप करना है आपने। एक साथ ही अगर आप कर दोगे तो फिर वो उसका फायदा नहीं होगा, वो होगा ही नहीं जैसा आप चाह रहे हो करना। हमने स्टेप बाय स्टेप किया। पहले हमारा मेन फ्रेम जो था वो 20 और 80 में डिवाइड है, ये 20 और 80 इसमें डिवाइड है। फिर हमारा 20 वाला पार्ट हमने उसके लिए किया है, 20 वाले पार्ट के लिए कोडिंग है हमारी कि 20 वाला पार्ट हमारा 2 रो में डिवाइड है। अब हमारा 80 वाला पार्ट है, उसके लिए हम कोडिंग करेंगे आगे। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ये किस में डिवाइड है। तो एक लाइन आपको बीच में से दिख रही होगी, कंप्लीट लाइन जो है, इसका मतलब एक रो ये होगी, एक रो ये होगी हमारी। तो ये 2 रोज में डिवाइडेड है, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पे लिखना होगा रोज इक्वल्स टू, ये भी हमारा 20 और 80 के फॉर्म में ले सकते हो आप, या 10 और 90 के फॉर्म में ले सकते हो,
जैसे आपको लेना है, ठीक है। और इसका जो फ्रेम सेट टैग है वो बंद हो जाएगा। अब आगे हमें ये देखना होगा कि हमने जो ये 20 और 80 में इसको डिवाइड किया, 80 मतलब ये वाला पार्ट, 20 मतलब ये वाला पार्ट, ये तो आगे फर्दर डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक ही फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सिंपल हम लिख देंगे फ्रेम SRC इक्वल्स टू फाइल का नाम। हाँ सर ये 20 और 80 हाइट और वेट बता रहा है। हाइट और विड्थ नहीं है, ये है हमारा ये वाला पार्ट 20% ये पार्ट, 80% ये पार्ट, पूरा क्या है 100% है ना ये। अगर हम एक इसको एक हम समझें, हर एक फ्रेम वही मैंने आपको बताया कि खुद में 100% उसको लिया जाता है, ठीक है। तो 100 को अगर आप इक्वल पार्ट में या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो तो 80-20, 50-50, 40-60, वो जैसे आपकी चॉइस है इसको डिवाइड करो आप। अब एरिया देखोगे ना आप कितना बड़ा एरिया है, यहाँ पे हमारा एरिया 20 से बड़ा हमें नहीं लग रहा है, या अगर आपको लगता है कि 10 होना चाहिए तो 10 रख दो उसको। है और जो पूरा है वो 80 है, मतलब कि पूरा 100% है, उसमें से 20% हमने लिया है। ये वाला पार्ट, ये पार्ट 80% हो गया, और ये 20। सर ये फ्रेम सोर्स इसमें इमेज कहाँ से आ रही है? इमेज के लिए होता है ना फ्रेम? इमेज के लिए नहीं होता, ये होता है हमारा वेब पेज दिखाने के लिए। इमेज भी दिखा सकते हैं लेकिन वेब पेज को पूरा दिखाया जाता है इसके अंदर। ये फ्रेम है हमारा, वो इमेज दिखाने के लिए IMG SRC होता था, वो अलग है, ये कंसेप्ट हमारा अलग है। क्या होगा फ्रेम SRC में? वेबसाइट को दिखाया जाता है इसमें, या वेब पेज को दिखाया जाता है, पूरा वेब पेज दिखेगा इसमें, वो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जितने आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं इन सब में एक एक वेबसाइट हम दिखा सकते हैं, इतनी वेबसाइट को एक साथ दिखाया जा सकता है, एक साथ आप इतनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो, उसके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन है। पहला जो 20 वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट आगे फर्दर डिवाइडेड नहीं है, सिंगल एक फ्रेम है, इसका मतलब एक फ्रेम हमने यहाँ पे उसके लिए लगा दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से उसके लिए फ्रेम सेट नहीं लगेगा। अब बचा हमारा 80 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमें देखना होगा कि पूरा हमारा पार्ट है, ये मेन हमारा किस में डिवाइड है, रोज में या कॉलम्स में? तो ये डिवाइड है कॉलम्स में। कैसे? एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम पूरा। अगर हम देखें, अगर इसका डिवीजन ना देखें हम, तो ये पूरा एक कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, मतलब 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब 80 वाले पार्ट के लिए अब हम यहाँ पे दोबारा से फ्रेम सेट लगाएंगे और कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना कितना हम कर सकते हैं इसको, हम कर सकते हैं 25 और 50 कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। और इसका भी एक फ्रेम सेट यहाँ पे बंद होगा, जितने फ्रेम टैग आप लगाओगे उतने फ्रेम सेट टैग यहाँ पे बंद होंगे, क्लोज करने की जरूरी नहीं, ठीक हो गया। अब पहला पार्ट हमने माना कि ये 25 है, दूसरा पार्ट हमने माना 25 है, तीसरा पार्ट ये हमारा पूरा 50 है। तो 25 वाला पार्ट इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, 25 वाला पार्ट इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, 50 वाला पार्ट इसमें पार्टीशन है। तो पहले जो 25 के लिए हम डायरेक्टली सोर्स लगा देंगे, फ्रेम SRC इक्वल्स टू नहीं, फ्रेम SRC इक्वल्स टू फाइल का नेम। तो ये दोनों 25 के लिए कवर हो गए, दोनों फ्रेम, ठीक है। दोनों सोर्स हमने यहाँ पे दोनों 25 के लिए दे दिए। 50 के लिए हमने आगे क्या करना है, दोबारा से इसको पार्टीशन करना है। तो दोबारा क्या लगाना होगा हमें यहाँ पे, फ्रेम सेट, ठीक है। किस में डिवाइडेड है, पहले रोज में डिवाइडेड है, फर्स्ट रो और सेकंड रो। तो क्या लिखना होगा, रोज इक्वल्स टू, अब हमें लगता है कि इक्वल में डिवाइडेड है तो 50, और उसका एक यहाँ पे फ्रेम सेट बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, अब ये हमें देखना होगा पहला 50 पार्ट और दूसरा 50 पार्ट। फर्स्ट 50 डिवाइडेड नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, फ्रेम SRC, फ्रेम का सोर्स आ जाएगा, ठीक है। दूसरा 50 वाला जो पार्ट है आगे फर्दर डिवाइडेड है 2 कॉलम्स में, तो इसके लिए दोबारा से फ्रेम सेट लगाना होगा हमें, फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल्स टू 50, और उसके अंदर पहले तो हमें क्या करना होगा, इसका फ्रेम सेट यहाँ पे बंद करना होगा। तो जितने फ्रेम सेट टैग हमारे ऊपर हैं उतने क्लोज करने की जरूरी है, ठीक है। और
फर्दर ये हमने जो 50 और 50 को डिवाइड किया यहाँ ये दोनों पार्ट, तो इसके लिए हमें 2 फ्रेम देने पड़ेंगे। फ्रेम SRC इक्वल्स टू फाइल का नाम और फाइनली यहाँ पे फ्रेम SRC इक्वल्स टू फाइल का नाम। तो अब जाके हमारा पूरा ही कंप्लीट प्रोग्राम बन गया है, यह कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें बना के दिखा देगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना होगा, एक एक स्टेप करके आपको चलना होगा, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। नहीं तो एक साथ अगर आप कर दोगे तो होगा ही नहीं, एक साथ करना तो पॉसिबल भी नहीं है इसमें, स्टेप बाय स्टेप ही आपको देखना होता है। तो देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर क्या हमारा ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्या सही स्ट्रक्चर था हमारा। ठीक है, आप देख लेंगे इस टाइप से स्ट्रक्चर था हमारा ही। इसको अगर हम थोड़ा मिनिमाइज कर दें, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसको भी हम थोड़ा मिनिमाइज करके देखें। ठीक है, मिनिमाइज तो हमने कर ही दिया, इसको कर लेते हैं। तो देखते हैं दोनों को कंपेयर करके कि हमारा वैसा स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं बन रहा जैसा हम चाह रहे थे। ठीक है, अब बस थोड़ा यहाँ पे विड्थ का फर्क हो रहा है, बाकी आप देख रहे कि जैसा हम स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना चाह रहे थे वैसा बन गया। ठीक है, तो समझ में आ गया फिर आप लोगों को अभी कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, या इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाने को अगर आपको दिए जाएंगे या पार्टीशन करने के लिए कैसे हो पाएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, किसी को बताइए, समझ में आ गया सभी को। हाँ रोहित बताओ। पहले ही नहीं कर सकते हो ना, फिर आप पहले 80 वाला पार्ट भी तो आप देखो कि आगे फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड। और वैसे भी दिक्कत ये आएगी, वो मैं समझ गया कि आप सीक्वेंस की बात कर रहे हो कि सीक्वेंस अगर हमने चेंज कर दिया तो क्या ऐसा हो पाएगा। सीक्वेंस अगर आप चेंज करोगे तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आप देख रहे होगे कि हम यहाँ पे एक कॉलम में डिवाइड जरूर कर रहे हैं, लेकिन पहले 20 और 80, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि पहला कॉलम हमारा 20 है, दूसरा कॉलम हमारा 80 है। तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, 20 वाले कॉलम में अगर आप 80 वाला पार्टीशन कर देते हो तो वो क्या करेगा, ये वाला पार्टीशन 20 वाले में दिखा देगा। अगर आपको लगता है कि 80 वाला मुझे पहले करना चाहिए, तो सीक्वेंस को अगर आप थोड़ा इधर उधर करेंगे तो आउटपुट ही आपका चेंज कर देगा। सीक्वेंस आपने नहीं बदलना है इसका, जो सीक्वेंस है वही फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप करके ही हमें यहाँ पे चलना होता है। पहले हमने 20 और 80 में डिवाइड किया, 20 मतलब ये वाला पार्ट, 80 मतलब ये पूरा पार्ट। ठीक है, फिर आगे हमने देखा कि हमारा जो ये 20 वाला पार्ट था इसको भी आगे 2 रोज में डिवाइड किया गया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ्रेम सेट रोज लगाया। ठीक है, 50 और 50 में डिवाइड किया और 2 उसके लिए सोर्स यहाँ पे हमने दे दी। लास्ट में उसका जो फ्रेम सेट टैग है वो बंद हो जाता है। अब हमने देखा कि ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, 80 वाले पार्ट के लिए आगे हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो 80 वाले पार्ट के लिए हमने आगे प्रोसेस करी, उसमें भी हमने पहले ये चेक किया कि हमारा ये फर्दर आगे कैसे डिवाइडेड है। तो ये 2 रो में डिवाइड था हमारा, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, ये पूरी। तो फर्स्ट रो थोड़ा छोटी थी, इसको हमने ले लिया 20, सेकेंड रो हमारी थोड़ा बड़ी थी, इसको हमने ले लिया 80 पूरा। ठीक है, तो 20 और 80 में डिवाइड किया। अब लेकिन इसको भी आगे डिवाइड करना था, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमने उसको पार्टीशन किया। तो पहले वाली पार्ट में यहाँ पे हमारा कोई पार्टीशन नहीं है, तो उसके लिए डायरेक्टली यहाँ पे फ्रेम सोर्स लग जाता है 20 वाले पार्ट के लिए। अब बचा 80 वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट, तो ये आगे फर्दर डिवाइडेड है किसमें, कॉलम्स में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पूरा एक कॉलम। तो इसलिए हमने 25, 25 और 50 का कॉलम बनाया, पार्टीशन किया हमने यहाँ पे। और फर्स्ट 25 और सेकंड 25 जो पोर्शन है हमारा, जो पार्ट है, ये आगे फर्दर डिवाइडेड नहीं है। अगर ये भी डिवाइडेड होता रो में या कॉलम में तो फिर हमें वो करना पड़ता, पहले उसको करना पड़ता, तब जाके बाद वाली प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। 25 और 25 पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट था, तो हमें यहाँ पे 2 सोर्स लगा दिया। तो फर्स्ट 25 के लिए ये वाला सोर्स हो गया, सेकंड 25 के लिए। अब बचा हमारा 50 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट।
तो इसके लिए हमने क्या किया, दोबारा से यहाँ आगे पार्टीशन किया, तो हमने देखा कि ये हमारा डिवाइड है 2 रो में, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। मेन तो पहले 2 रो में डिवाइड है, तो हमने फ्रेम सेट रो, ठीक है, 50 और 50 ये लिखा हमने, और फ्रेम सेट हमारा यहाँ पे बंद हो गया। अब उसके बाद हमने चेक किया कि हमारा फर्स्ट 50 वाला पार्ट जो है ये डिवाइडेड नहीं है, तो उसके लिए सोर्स डायरेक्टली यहाँ पे लग जाएगा, डायरेक्ट हमने सोर्स लगा दिया। लेकिन सेकंड 50 वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसके लिए आगे प्रोसेस करनी है, हमने इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना है। 3 कॉलम में होता है, 3 में डिवाइड ही होता है, तो कैसा भी स्ट्रक्चर हो चाहे हमारा, हम वैसा बना सकते हैं। तो आगे हमने क्या किया, इसको डिवाइड करने के लिए फर्दर फ्रेम सेट लगाया, क्योंकि बिना फ्रेम सेट के तो हमारा ये काम नहीं हो पाता, पता है आप लोगों को। फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल्स टू 50,50 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए, और 2 सोर्स हमने वहाँ पे उसके लगा दी, और इसी का फ्रेम सेट यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख लेंगे, अगर हम पहले से ही देख लें या पहले से अगर हम ये डिसाइड कर लें कि इतने फ्रेम सेट लेंगे हमारे, इतने फ्रेम सेट बंद होंगे, इतने फ्रेम सोर्स लगेंगे, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप ही इसको करना होगा। अगर पहले से मैं यहाँ पे इतने फ्रेम सेट टैग लगा देता, इतने में यहाँ पे कॉलम से डिवाइड कर देता, इतने रो में डिवाइड कर देता, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे करके गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखने में टफ जरूर लग रहा था स्ट्रक्चर, लेकिन आप देख लेंगे अगर हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किया तो इजीली हमारा वहाँ पे वो स्ट्रक्चर बन के आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको बनाने में। तो किसी को ये डाउट तो नहीं है इसमें, बताइए, आप तो ये क्लियर हो ही गया होगा कैसे स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, कैसे बना है। इसके अलावा अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया जाए, अब तो आप बना ही लोगे, बताइए, अब तो दिक्कत नहीं आएगी। नो सर। ठीक है, आपने एक फ्रेम सेट को ऊपर बंद कर रखा है, फिर नीचे 5 क्यों कर रहे हैं सर? फ्रेम सेट ये बीच बीच में भी तो खुले हैं ना हमारे, आप देख रहे होंगे, ये बीच बीच में तो फ्रेम सेट खुले हुए, एक यहाँ पे खुला था, यहाँ बंद हो गया, एक ही खुला था यहाँ पे, अब इसका भी तो कहीं ना कहीं पे बंद हो रहा होगा, एक के अंदर एक ऐसे फ्रेम सेट यहाँ पे एक टैग लग जा रहा है ना, उसकी वजह से लास्ट में हमारे ज्यादा फ्रेम सेट टैग हमारे क्लोज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने पहले से ही वहाँ पे इतने बंद कर दिए, वो हमारी कोडिंग के हिसाब से, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमने किया, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना उससे। अगर हम ऐसे ही लगा देंगे बिना किसी मतलब के, या एक्स्ट्रा हम लगा देंगे, तो फिर तो काम ही नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमारा और है, वो मैं आप लोगों को करने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो उसको भी आप इजीली बना लेंगे। होम पेज का स्ट्रक्चर है, फ्रेम टैग का यूज करके या फ्रेम सेट का यूज करके हमारा होम पेज कैसे बनता है, ठीक है, ये आप लोग बनाओगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे मेन्यू बार बनेगा। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, मेन्यू बार तो नहीं, इसको हेडर कहेंगे, वैसे मेन्यू बार तो अलग आएगा इसके नीचे, ये हमारा हेडर बनेगा, और ये हेडर हमारा आगे फर्दर डिवाइडेड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोगो आता है, वो मैं बाद में मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे हमारा लोगो आएगा, यहाँ पे वेबसाइट का नेम होगा। ठीक है, जैसे हमने टेबल के थ्रू स्ट्रक्चर बनाया था वेब पेज का, होम पेज का, उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन्यू बार आता है। ठीक है, मेन्यू बार हो गया हमारा, उसके नीचे फिर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन चलाते थे, हमारा नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद लास्ट में आपने देखा होगा एक हमारा फुटर होता है, तो एक बन जाएगा हमारा फुटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके नेम मेंशन कर देता हूँ क्या क्या उसमें आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वेबसाइट का लोगो। ठीक है, और यहाँ होगा वेबसाइट नेम, यहाँ पे होता है हमारा मेन्यू बार। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। नीचे फिर क्या आता है हमारा नोटिफिकेशन, इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेन कंटेंट।
अब चाहे उसमें आप इमेज दिखाओ, पैराग्राफ दिखाओ, कुछ और दिखाओ, वो आपकी चॉइस है, टेबल दिखाओ आप, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाता है हमारा फुटर। तो कोई अगर हमें होम पेज बनाना है, अगर हमें वो वाला पार्टीशन या ये सब करना नहीं आया, तो इस तरह का होम पेज हम नहीं बना सकते हैं। जबकि फ्रेम सेट टैग का यूज करके या फ्रेम का भी यूज करके हम एक प्रॉपर होम पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग ने बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर कल आप लोग बनाओगे, बना के आप लोग सबमिट करोगे, ठीक है। कल तो नहीं बनाओगे, बना के आज आप लोग सबमिट कर देना जब भी आप लोगों का बन जाए। हेलो सर, कोडिंग इसकी सबमिट कर हेलो देना। सर, हाँ, इसमें हम लोगो वेबसाइट नेम हमें एक्चुअली लोगो वेबसाइट नेम हमें एक्चुअली क्या होम पेज ही बनाना है या तो फिर नॉर्मल जैसे इसका वो आपने बना नॉर्मल रखा है जैसे इसको आपने हमें बना रखा है स्ट्रक्चर इसको बनाना हमें है बस। स्ट्रक्चर बनाना है बस। खाली इसका स्ट्रक्चर बनाना अभी। होम पेज वाला असाइनमेंट मैं आपको फिर दूंगा, क्योंकि अभी कैसे थोड़ा और चीज़ें भी बताऊंगा मैं उसमें, तो तब आप लोगों को स्ट्रक्चर तब मैं दूंगा, फिर होम पेज बनाने के लिए फिर दूंगा। सर एक और चीज, अभी तो इसमें हमारी टॉपिक भी है। हाँ, सर इसमें ये जो लिखा है हमने लोगो वेबसाइट नेम, ये तो हम लिख नहीं ना, पाएंगे ना उसमें। ये लिखा हुआ देख सकता है। ये लिखा हुआ देख सकता है। ये लिखा हुआ कैसे दिखेगा ये लिखा हुआ कैसे दिखेगा जब आप उतने पेजेस बना के उसमें ऐड करेंगे। अब वही तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हम पेजेस को यहाँ पे दिखाएंगे इसमें, मैंने एक बार ठीक है। वैसे तो मैंने एक बार बता दिया है कल, फिर भी अब मैं आप लोगों को एक बार और एक बता दूं तरीका इसको कि कैसे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको सेव तो कर ही लेते हैं फिलहाल हम जेपीजी फॉर्म में। ठीक है, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे ये कोडिंग तो कर ली थी, ठीक है। अब इस कोडिंग में कहीं पे अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी है, फाइल दिखानी है, ठीक है, वो फाइल आप कैसे दिखा पाओगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, वो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता दूंगा इसमें। और कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हमारे यहाँ पे रहते हैं, जैसे इमेज वगैरह भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। डायरेक्टली इमेज लगानी हो कैसे लगेगी, क्योंकि फ्रेम सेट की अगर हम कोडिंग कर रहे हैं या फ्रेम के थ्रू कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें केवल इतनी ही कोडिंग आती है, इसमें कोई और टैग नहीं लगेगा आपका, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ कंटेंट यहाँ पे दिखाना है तो उसके लिए एक पेज हमारा अलग से ही बनेगा, ठीक है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे पेजेस बनाए। अब इनमें से कोई भी पेज अगर आपने वहाँ दिखाना है, कोई इमेज आप दिखाना चाह रहे हो, सपोज कोई मैं इमेज दिखाना चाह रहा हूँ, एक हम लोगो यहाँ पे दिखा देते हैं computer.png, एक ये लोगो हमने बनाया था, इस लोगो को हम वहाँ पे दिखा देते हैं अपने वेब पेज में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया computer.png, जो भी उसका एक्सटेंशन है। सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जब आप रिफ्रेश करोगे तो लोगो आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। अब लेकिन इसका आप देख रहे होंगे एक दिक्कत इसमें क्या आ रही है कि स्क्रॉल बार यहाँ पे एक्टिव हो जा रहे हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि लोगो का साइज बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा लोगो तो ऐसे होता नहीं हो, तो फ्रेम के हिसाब से हमें छोटा करना पड़ेगा उससे पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाइट और विड्थ का ऑप्शन नहीं रहता है कि हम हाइट और विड्थ दे दें, एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता ऐसा। थोड़ा चेंज किया तो है, देखते हैं एक बार कम करके आएगा। नहीं कर रहा है, 50 और 100 रख के देखते हैं। चेंजेस नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा था जरूर कि चेंजेस आए करके, बट नहीं आ रहा है, ठीक है। वही मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करती है, तो ये सब चीज़ें तो CSS के थ्रू वहाँ पे मैनेज की जाती हैं, तो जब हम करेंगे तो तब आप लोगों को बता दिया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे इमेज लगा दी, इमेज लगाने का तरीका यही है कि डायरेक्टली आपने इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन वहाँ पे मेंशन करना होगा। इमेज कहीं किसी फोल्डर के अंदर है तो उस फोल्डर का नाम आएगा पहले, मतलब उसकी पूरी लोकेशन आएगी,
कि फोल्डर के अंदर कहीं फोल्डर आपने बनाया है इमेज वहाँ पे, तो पहले उसकी लोकेशन आएगी, फिर फाइल का नेम आएगा, फिर उसका एक्सटेंशन आएगा। ठीक है। अब अगर हमने कोई यहाँ पे वेब पेज दिखाना है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक हमने जैसे यहाँ पे गैलरी बनाई थी, हम गैलरी दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, gallery.html, फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन आपको लिखना होगा। ठीक है। फाइल की लोकेशन देने की जरूरत आपको तब पड़ती है जब फाइल आपकी सेम फोल्डर में नहीं है, अलग अलग फोल्डर में है तब। ठीक है। वैसे तो आप ट्राई कीजिएगा कि फाइल आपकी हमेशा सेम फोल्डर में ही रहे। तो गैलरी भी आ गई हमारे यहाँ पे, जो गैलरी हमने बनाई थी। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट पेजेस आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। अच्छा, वो जो लिखा हुआ, जैसे अगर आप चाह रहे हो कि कुछ लिखा हुआ कंटेंट वहाँ पे दिखे, तो उसके लिए पेज आपको अलग से ही बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, एक अलग से ही पेज बनाना पड़ेगा। तो एक नोटपैड की फाइल हम अलग से ओपन कर लेते हैं। ठीक है। कोडिंग तो सारी पूरी वही आएगी, HTML हो गया, हेड, टाइटल, ये सब आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है। टाइटल और हेड हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा। अभी फ्रेम तो है नहीं, फ्रेम के अंदर इस फाइल को हम जरूर लगा रहे हैं, लेकिन फ्रेम की कोडिंग हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए तब हमें यहाँ पे बॉडी टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसमें हम लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेम सेट में बॉडी टैग हमारा यूज नहीं होता है। अब मैंने कुछ यहाँ पे हेडिंग दिखानी है, ठीक है, और कुछ वेबसाइट का नेम दिखाना, तो हेडिंग के थ्रू दिखा सकता हूँ। हेडिंग में मैंने कलर करना है, ठीक है, तो फॉन्ट टैग लगा के यहाँ पे कलर भी किया जा सकता है। कलर इक्वल्स टू ब्लू। साइज तो काम करेगा नहीं हेडिंग के साथ, फेस काम करेगा जरूर। ठीक है, फेस और फॉन्ट टैग मेरा यहाँ पे बंद हो जाएगा। अलाइन दे सकते हैं कि सेंटर में दिखानी है हेडिंग, हमने सेंटर कर सकते हो। तो सेव कर लेना होगा आपको यहाँ पे। ठीक है। वेब नेम की नेम से ही हम सेव कर लेते हैं, webname.html। इसमें केवल हमारा क्या है, वेबसाइट का नेम है। अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रेम सेट वाले कोडिंग में जाएंगे और यहाँ पे उसका नाम लिख लेंगे जहाँ पे हम इसको दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहीं पे दिखाना है। तो क्या नाम है इसका, webname.html। तो अगर आप कुछ लिखा हुआ दिखाना चाह रहे हो तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये तरीका है उसके लिए। ये हमारा वेबसाइट का नेम दिख जाएगा। ठीक है। HTML के थ्रू तो हम इतना बड़ा ही दिखा सकते हैं, CSS के थ्रू हम चाहें तो इतना बड़ा भी दिखा सकते हैं, जितना बड़ा आप यहाँ पे इसका साइज देख रहे हैं, मतलब जितनी बड़ी कैपिंग आप देख रहे हैं उतना बड़ा हम दिखा सकते हैं। वो फिर CSS यूज हो जाती है। ठीक है। तो लिखा हुआ दिखाना है तो ऐसे आप दिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उतने अलग अलग वेब पेजेस बनानी पड़ेंगे। अलग अलग बॉक्सेस का मतलब यही है हमारा कि उतनी वेब पेजेस हम एक साथ दिखा सकते हैं, या उतनी वेबसाइट्स को एक साथ हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका फायदा है। अब अगर जैसे हम कुछ और भी वहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, कई सारे हमने यहाँ पे पेजेस बनाए थे, तो पेजेस हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है। किस किस नेम से बनाए थे, एक हमने बनाया था HR, तो HR.html। एक हमने होम पेज बनाया था, ठीक है, homepage.html। तो ऐसे करके सारे सोर्सेज में आप फाइल के नेम दे देंगे। ठीक है। मैं सबनेट में नहीं लिख रहा हूँ, कुछ में मैंने आपको ट्राई करके यहाँ पे सैंपल दिखा दिया। ठीक है। इसमें यहाँ पे अलग फाइल दिख रही है, इसमें हमारी एक अलग फाइल दिख रही है। एक हमने जो होम पेज बनाना सीखा था वो होम पेज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे फ्रेम का यूज करके भी होम पेज बना सकते हैं। होम पेज का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, पेजेस को कैसे दिखाना है ये। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो स्क्रॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो स्क्रॉलिंग का ऑप्शन बंद हम कैसे करें। ठीक है। जैसे मैंने कोई लोगो दिखाना है, तो लोगो में स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू नो कर देना होगा, यस या नो। इसकी दो वैल्यू होती हैं, यस
या नो, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग मुझे दिखानी है तो यस करूंगा, स्क्रॉलिंग मुझे हटानी है तो नो कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। तो सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। अब स्क्रॉलिंग हमें नहीं दिखाया। अच्छा, एक इसमें ऑप्शन और आता है, आप देख होंगे जब मैं इसके ऊपर लाइन के ऊपर ले जा रहा हूँ कर्सर को तो रिसाइज करने का ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको ऐसे रिसाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसे तो ये गलत हो जाएगा। हमने एक फ्रेम का यूज करके अपनी यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई और कोई उसको यहाँ पे उसके अलग अलग पार्ट को रिसाइज कर रहा है या कर पा रहा है तो गलत हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे इसके लिए एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पे रिसाइज कर रहा था तो उसके लिए फ्रेम में एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, नो रिसाइज इक्वल्स टू नो रिसाइज। इसकी वैल्यू भी वही होती है, प्रॉपर्टी का नाम भी वही होता है और वैल्यू भी वही होती है कि रिसाइज ही नहीं होगा। जब मैं यहाँ पे पॉइंटर ले जाऊंगा तो कर्सर ही नहीं आएगा, मेरा वाला सिंबल ही नहीं आएगा, जबकि और जगह आएगा। मैंने ऊपर वाले में बंद कर दिया तो वहां नहीं आएगा। अब उसको कोई रिसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे भी रिसाइज नहीं हो रहा है, यहाँ हो जाए क्योंकि यहाँ पे हमने एक्टिव नहीं किया था वो ऑप्शन, यहाँ रिसाइज हो जा रहा है। तो इसीलिए आपको ये भी देखना होगा वेबसाइट जब आप बना रहे हो फ्रेम का यूज करके तो ये रिसाइज वाले ऑप्शन भी हर जगह आप लगा दीजिए जहाँ पे उनकी जरूरत है। हर जगह नहीं, कंटेंट में आप नहीं लगा सकते हो, कंटेंट वाला जो एरिया होता है वहां नहीं लगा सकते हो आप। अगर मान लीजिए आप वहां भी लगा दोगे तो फिर तो कंटेंट आपका स्क्रॉल ही नहीं करेगा ना, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज में और आती है हमारी फ्रेम बॉर्डर, कि फ्रेम बॉर्डर को हम हटाना चाहते हैं, ठीक है। पहले तो बॉर्डर कलर मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। बॉर्डर कलर भी एक ऑप्शन आता है हमारे पास, ग्रीन। कई सारे ब्राउजर्स में बॉर्डर कलर जो होता है ये सपोर्ट नहीं कर पाता है। देखते हैं कि यहाँ पे करता नहीं करता है, वेबसाइट्स में तो नहीं, ब्राउजर्स में, ठीक है। कई सारे ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं कर पाता है, यहाँ पे नहीं कर पा रहा सपोर्ट ये। अब इसी कोडिंग को अगर मैं रन करता हूँ इंटरनेट में, ठीक है, हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर है, क्या नाम है इसका, फ्रेम 2। तो इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से तो वहां पे दिखा देगा उसका कलर। कहाँ पे किया था हमने, फ्रेम बॉर्डर, यहाँ पे भी दिखाया। देखते हैं, फिर एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, बिना फ्रेम बॉर्डर की काम नहीं कर रहा है। इक्वल्स टू 0 या 1 भी दे सकते हो, यस या नो भी दे सकते हो। 0 का मतलब कि नहीं होना चाहिए, 1 का मतलब होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे दिखा रहे हैं, अगर हम फ्रेम बॉर्डर को हटा दें, हाँ फिर भी दिखा रहा है, और हमने ध्यान नहीं दिया ना, यहाँ पे दिखा रहा है, अलग से दिखा रहा है, ये बॉर्डर कलर दिखा रहा है, ठीक है। और ये कलर हमारा यहाँ नहीं दिखा रहा था, आप देख रहे हो, जबकि वही कोडिंग है, कोई भी हमने चेंजेस नहीं करे हैं, ठीक है, कलर वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे ब्राउजर्स के अकॉर्डिंग भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेम का बॉर्डर दिखाना, उसमें कलर दिखाना, वो तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक प्रॉपर्टी है तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आता है फ्रेम बॉर्डर, कि हम फ्रेम में जितने भी बॉर्डर्स या लाइनिंग्स दिख रही हैं, क्योंकि वहाँ तो वेब पेज के अंदर इस तरह की लाइनिंग दिखेंगी तो देखने में और लगेगा, ठीक है। उसको हटाने के लिए जो मेन हमारा फ्रेम सेट है उसमें एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, फ्रेम बॉर्डर इक्वल्स टू 0। सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारे फ्रेम के सारे बॉर्डर हट जाएंगे। अभी वेबसाइट भी बिल्कुल आपको एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह दिखेगी, ठीक है। अब जहाँ पे थोड़ा बहुत गैपिंग आ रही है वो सब चीज़ें तो एडजस्ट करनी पड़ेंगी हमें। गैपिंग तो नहीं आ रही है, आप देखेंगे गैपिंग बिल्कुल नहीं आ रही है, ये दोनों बिल्कुल अटैच होकर दिखा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत गैपिंग आ रही है वो पेज की ही गैपिंग है, वैसी गैपिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी का यूज होगा जब आप होम पेज बनाओगे, ठीक है, फ्रेम का यूज करके, तो वहाँ पे एक हमारी ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी उसके लिए,
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है फ्रेम बॉर्डर। ठीक है, तो मेन जो हमारा फ्रेम टैग होगा, फ्रेम सेट होगा हमारा वहाँ पे, उसमें हमें ये प्रॉपर्टी लगा देनी है। अगर हम नीचे कहीं लगाएंगे तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगी, वहाँ पे बॉर्डर हमारा थोड़ा सा डल हो जाएगा लेकिन गायब नहीं होगा, जैसे यहाँ पे पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी जरूरत है, अगर आपको फ्रेम्स की बॉर्डर्स की जरूरत है तो आप फ्रेम बॉर्डर इक्वल्स टू 1 कर दीजिए। या अगर फ्रेम बॉर्डर की प्रॉपर्टी आप नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट तो वैसे भी दिखाता ही दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम फ्रेम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? समझ में आ गया सबको? कैसे हम यहाँ पे फ्रेम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं और उन प्रॉपर्टी से क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और होती है, हम बताओ। बॉर्डर इक्वल टू 0 करोगे आप तो हट जाएगा, 0 से पूरा बॉर्डर हटा देगा, बॉर्डर ही नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, फ्रेम की एक प्रॉपर्टी और आती है टारगेट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है मैं आपको। ठीक है, उसके लिए एक काम हम करते हैं, फ्रेम बना लेते हैं, बहुत बड़ा फ्रेम नहीं, छोटा फ्रेम। हेड, उसके अंदर आ जाएगा टाइटल। ठीक है, एक तरफ से होम की तरह ही काम कर रहा है या काम करेगा। यहाँ लग जाएगा हमारा फ्रेम सेट। दो रो में इसको डिवाइड कर रहे हैं, रोज इक्वल टू 20, 80 या इसको 10, 90 कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेम सेट टैग हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको दो फ्रेम में डिवाइड किया है तो इसका मतलब दो सोर्स हमें देने होंगे। फ्रेम src इक्वल्स टू फाइल का नाम और फ्रेम src इक्वल्स टू फाइल का नाम। सेव कर लेते हैं इसको हम home.html के से। इससे आप लोगों को एक हिंट मिल जाएगी कि फ्रेम के अंदर होम पेज हमारा किस तरह से काम करता है या जो भी हमारा मेन्यू बार है वो कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दिखाने जा रहे हैं मेन्यू। ठीक है, तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, हमें मेन्यू बार बनाया था ना हमने एक, उस मेन्यू बार को देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर है या नहीं है। मेन्यू बार ओपन विथ ओपेरा से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा मेन्यू बार है। अब लिंकिंग अभी हमने इसमें दी नहीं है, वो हम बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है वो मोटिव हमारा इससे पूरा हो जा रहा है। इसमें हमारा दिखेगा मेन्यू बार। ठीक है, क्या था फाइल का नाम, मेन्यू बार डॉट HTML। जहाँ इसको हम खाली छोड़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इमेज दिखाना चाहें स्टार्टिंग में एक इमेज दिखा सकते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा, एक बहुत अच्छा आ जाएगा होम पेज के लिए। इमेज दिखा तो देखिए, जितना भी उसका साइज होगा उसके हिसाब से दिखा देगा। ठीक है, स्क्रॉलिंग हटा देते हैं, लेकिन इसका अगर हम हटा देंगे क्योंकि कंटेंट हमारे यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करेगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ नहीं हो पाएगी। पहले हम इसको इतना ही चेक करते हैं किस तरह से दिखा रहा है। हमने इसको सेव किया था होम के नाम से, तो राइट क्लिक कर लेते हैं, ओपन विथ और ओपेरा। इस तरह से हमें अब नीचे तो चलो जो भी दिख रहा है हमें एक होम पेज होगा इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, एक काम हमें और करना पड़ेगा, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी फ्रेम बॉर्डर इक्वल्स टू
0 कर देता हूँ। तो फ्रेम का बॉर्डर हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेज में स्क्रॉलिंग आ रही है, कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कि होम में क्लिक करके यहाँ पे कंटेंट खुल जाए, एक अलग से पेज ना खुले, यहाँ खुल जाए। अबाउट में क्लिक करके यहाँ खुल जाए, ठीक है। दूसरे फ्रेम में हम आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक हमारी यहाँ पे टारगेट प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। देना होगा यहाँ पे टारगेट, लेकिन ये टारगेट कहाँ आएगा हमारा, मेन्यू बार में। यहाँ पे आएगी नेम प्रॉपर्टी, जहाँ पे हमें दिखाना होता है वहाँ पे उसका नेम आता है। जैसे मैंने हाइपरलिंक में बताया था आपको, वही तरीका हमारा यहाँ पे भी यूज रहा है, ठीक है। ये हमारी इंटरनल लिंकिंग है एक तरह से। तो इंटरनल लिंकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेम और HREF, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम फ्रेम के साथ यूज कर रहे हैं, एंकर टैग नहीं लगा रहे हैं। तो हमने दे दिया यहाँ पे इसको नेम फ्रेम को, ठीक है। अब जहाँ पे मेन्यू बार बनाया हमने, उसको ओपन करते हैं पहले। तो उसका नाम था menubar.html, ओपन विथ ओपेरा। अच्छा, ये तो हमारा ओपन करना था हमने नोटपैड में, ओपन विथ नोटपैड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एडिट कर लें। तो जहाँ हमने ए टैग लगाया है, ठीक है, तो अभी तो हमने इसमें ए टैग लगाया ही नहीं है। आप देख लेंगे हमारा इसमें एंकर टैग लगा ही नहीं है। तो अब हम लगाएंगे लिंकिंग के लिए, लेकिन हमें लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो HREF इक्वल्स टू, यहाँ पे तो फाइल का नाम क्या हो जाएगा, होम अब होम पेज में हमारा होम खुलना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे होम पेज हमने जो बनाया था अभी, ये हमारा होम पेज है ना एक तरह से। ये हमने सेव किया है किस नाम से, होम के नाम से, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं home.html। लेकिन साथ में एक प्रॉपर्टी और लगानी पड़ेगी, टारगेट इक्वल्स टू हैश नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जैसे हम इंटरनल लिंकिंग में एंकर टैग में हैश लगाते थे, यहाँ पे हैश नहीं लगेगा, सीधे, ठीक है। और एंकर टैग हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा। यही हमें भी करना होगा, ठीक है। HR2 नाम आ जाएगा। तो हमने कोई ऐसा पेज बनाया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख फाइल यहाँ पे एडजस्ट कर लें, मार्की वाली फाइल लगा देते हैं, marku.html। और एक लग जाएगा साथ में टारगेट। क्या टारगेट है, T, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एंकर टैग बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गैलरी के लिए तो हम दे सकते हैं क्योंकि हमने गैलरी बनाई थी। तो HREF इक्वल्स टू gallery.html और टारगेट आ जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमारा रहा, इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी होता है कि कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमा अगर हम लगा रहे हैं, जरूरी है तो लगाना भूलें ना, ठीक है। टारगेट इक्वल्स टू, इसका भी T हो जाएगा क्योंकि दिखना तो वहीं पे है ना। और गैलरी हमारी यहाँ पे एंड हो जाएगी, मतलब उसका एंकर टैग हम क्लोज कर देंगे। इतना ही करने के बाद अब यहाँ पे चेक कर, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा एक्चुअल में हो रहा नहीं हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे लिंक आ गया, लिंक का कलर चेंज हो गया। जब भी मैंने आपको बताया इसमें लिंकिंग में अगर कलर चेंज होता है, नहीं, जब भी हम लिंकिंग देते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, उसका कलर हमने वापस से वही कलर देना है, तो फॉन्ट से वाइट कलर हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ठीक है। या एक काम किया जा सकता है कि फॉन्ट टैग हमें टैग के बाद लगाना पड़ेगा, तब हम ऐसा कर सकते हैं। हर किसी में हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सही दिखा पाएगा। अब एंकर टैग हमारा फॉन्ट के बाद बंद होगा। तो मैं सब में तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, एक में आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कलर भी चेंज हो गया।
तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक देने के बाद तब आपको कॉन्टैक्ट लगाना होगा अगर आप किसी भी लिंक का कलर चेंज करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि हमारा वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। होम में क्लिक किया तो फिर तो हमारा यही खुल के आ जाएगा, उसी के नीचे जस्ट वही खुल के आ गया। ठीक है, दोबारा से अगर मैं रिफ्रेश करूँ, अब अबाउट में क्लिक करके मेरा यहाँ पे मार्केट खुल के आ गया, जो मैंने अबाउट जो भी बनाया होगा, जो लिखा होगा। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, सेम पेज मेरा रह रहा है। यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं इस फ्रेम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, गैलरी में क्लिक किया तो गैलरी खुल के आ जाएगी मेरी। कंटेंट भी मेरा यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉलिंग मैंने ऑप्शन यहाँ पे हटाया नहीं था इसलिए। मेन्यू बार मेरा फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, जैसे उसे फिक्स रहना चाहिए बिल्कुल फिक्स है। तो ये इसका फायदा है फ्रेम का, यहाँ पे फ्रेम यूज करने का। ठीक है, कई बार होता है कि फ्रेम का हमें सही यूज करना नहीं आ पाता है, तो जैसा आउटपुट हम चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा आउटपुट हमें नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख लोगे एग्जैक्टली हमने बिल्कुल वैसा बना दिया जैसा हम करना चाह रहे थे। ठीक है, स्टार्टिंग में होम पेज ऐसे दिखेगा। अब वैसे तो होम पेज का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दूसरा बताया है, आप लोग तो वैसे ही वाला बनाना उसमें। एक मैंने सैंपल के लिए आप लोगों को दिखा दिया कि ऐसा करने से होगा क्या, इसका फायदा क्या होगा। ठीक है, यूजर को एक अलग ऑप्शन खोलने की या अलग टैब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग टैब में वहाँ पे खुल के नहीं आएगा, सेम पेज में ही। और वो पेज भी रिफ्रेश नहीं होगा, पेज भी हटेगा नहीं, बस फ्रेम वहाँ पे रिफ्रेश होगा। ठीक है, जो नीचे हमने डिस्प्ले वाला फ्रेम बना रखा उसमें चेंजेस आ रहे हैं बस। हाँ बताओ। सर हमने भी ऐसे ही बनाना है। हाँ, अगर आप लोगों को दिया जाएगा फ्रेम के थ्रू होम पेज बनाने को तो ऐसे ही बनेगा उसमें भी। वहाँ पे भी तो सर टारगेट जो और ये आपने सारे आज दिया बनाने को वो ऐसे ही बनाना है ना। वो खाली स्ट्रक्चर बनाना है, अच्छा, वो खाली स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और अगर आप बना सकते हो ऐसा तो फिर आप ट्राई कर सकते हो ऐसा बनाने के लिए। अभी तो खाली स्ट्रक्चर आप बना के देखना उसका। अगर आपको लगता है कि आप ये भी बना सकते हो, एक प्रॉपर आप बना के उसमें दिखा सकते हो तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, आप उसमें बना के दिखा दीजिएगा। ठीक है, सर एक बार वो फ्रेम सेट वाला वो बता दीजिए। फ्रेम सेट वाला कोडिंग, हाँ सर। ये कोडिंग है हमारी। इसमें बस हमें क्या करना होगा, फ्रेम बॉर्डर तो खैर मैंने पहले ही लगा दिया था, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रेम के जो बॉर्डर्स हैं उनको हटाने के लिए। तो जहां हमने दिखाना है, जहां पे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो डिस्प्ले फ्रेम हम बना रहे हैं वहां पे नेम प्रॉपर्टी आएगी। और टारगेट प्रॉपर्टी कहाँ पे आएगी, एंकर टैग में। जहाँ पे हमने लिंक में क्लिक करना है वहाँ पे टारगेट प्रॉपर्टी हमें देनी होगी। आप देख लोगे यहाँ पे एंकर टैग में मैंने टारगेट दिया, और सेम यही टारगेट का जो नेम है वो मैंने डिफाइन किया है उस फ्रेम के अंदर जहाँ हमने कंटेंट को दिखाना है। ठीक है, फिर वही ऑप्शन आप लोगों को। हाँ, हाँ, जो फ्रेम का बॉर्डर है ये आपका गायब हो जाएगा। फ्रेम का बॉर्डर नहीं दिखेगा, जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, कि जिससे मतलब पता चल रहा है कि फ्रेम हमारा या वेब पेज हमारा जो है अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइडेड है। उससे यहाँ 0 रखने से क्या होगा कि वो पता नहीं चलेगा किसी भी यूजर को कि किस तरह से वेबसाइट बनी है, वो पता चलेगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? सर हाँ बताओ। सर ये HR ये क्या है, ये जो क्लिक वाले पेज में है? कौन से? सर जो आपने गैलरी ये वाला? हाँ सर। तो इसमें हमारा यहाँ टारगेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये गैलरी बनाना बताया था मैंने, एक्चुअली ये तो हमारा जो गैलरी लिखा था वही था। ये केवल एक मेन्यू बार है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी मेन्यू बार एक अलग पेज में बनाना पड़ेगा और उसको यहाँ पे फ्रेम में दिखाना पड़ेगा। हमने क्या किया, वो मेन्यू बार को यहाँ पे फ्रेम में दिखाया।
जाके आप देख रहे होंगे अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले फ्रेम में मेन्यू बार, नीचे वाले फ्रेम में कंटेंट दिख रहा है। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो एरिया है इसका मेन्यू बार का वो ज्यादा हो रहा है, कम करना है, तो आप यहाँ पे इसको कम कर सकते हो। इसको आप चाहें तो यहाँ पे 6 और 94 कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका तो उससे अगर आपको लगता है कि आपका मेन्यू बार सही दिखाई देगा तो आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन थोड़ा क्या हो रहा है कि कंटेंट वहाँ पे उसका बिगड़ जा रहा है ना। ये सब चीजें जो एडजस्ट करनी है या एडजस्ट होंगी हमारी, ये CSS के थ्रू होंगी। तो वहाँ पे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका तरीका कैसे होगा। अभी तो एकदम से CSS बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप ही हम, ठीक है। और कोई डाउट बताइए किसी का? सर ये तो दोबारा हाँ क्या हुआ रोहित? सर ये तो दोबारा तो रिपीट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ी प्रोसेस है ये दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज ही मैंने इसलिए बता दिया कि फ्रेम वाला पोर्शन हमारा एंड हो गया। स्टैंडर्ड फ्रेम हमारा, स्टैंडर्ड फ्रेम में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये सिखाना था कि किस तरह से पार्टीशन कैसे उसका हम पार्टीशन कर सकते हैं या स्ट्रक्चर ही बनाना होगा हमें, तो कैसे बन सकते। मेन आपको ये समझाना था, बताना था, तो वो आप लोग ने सीख लिया है, बस वही है हमारा इसमें। तो ये चीज़ तो हमारी दोबारा रिपीट नहीं होगी। कोई अगर इसमें डाउट है तो आप बताओ, अभी मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है ना ये पूरा। एक हम वेबसाइट बना रहे हैं यहाँ पे। हाय मैम से बताइए सर उसमें जो आज आपने बनाने के लिए दिया ना, मैं उसमें जहाँ पे नोटिफिकेशंस लगाने के उसमें हम मार्केट टैग यूज कर सकते हैं। हाँ उसमें आप क्या करोगे, मार्क्यू टैग यूज करोगे, लेकिन मार्क्यू टैग भी अलग पेज में आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मार्क्यू वाला जो ऑप्शन होगा एक अलग पेज बनेगा, और वो मार्क्यू वहाँ पे जब पेज आप लगाओगे उस फ्रेम के अंदर तब चलेगा, और तब वहाँ पे वो चलता हुआ दिखेगा। जिस तरह से मैंने आपको ये पूरा पेज बनाने का एक ये बताया है इससे, तो जितने आपको बॉक्सेस या जो ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक तरह से ये क्या है कि हमारे यहाँ पे इतने वेब पेजेस होंगे। एक लोगो वाला, अच्छा लोगो का ऑप्शन तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि आप वेब पेज नहीं है उसके लिए आप डायरेक्टली इमेज का तरीका भी बता दिया मैंने आपको। वेबसाइट का नाम देना है वो तरीका भी बताया था कि हमें अलग से वेबसाइट का नेम पहले पेज बनाना पड़ेगा, तब यहाँ पे वेबसाइट को दिखाना पड़ेगा, उसका नाम दिखाना पड़ेगा। मेन्यू बार वो मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया कि मेन्यू बार दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेन्यू बार वाला जो पेज बनेगा हमारा, उस पेज का एड्रेस आप जब दोगे यहाँ पे, उस पेज का जब नेम आप देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा देगा। सेम यही प्रोसेस आपको नोटिफिकेशन के लिए भी करनी होगी कि मार्क्यू हमारा यहाँ पे चलता है। मार्क्यू के लिए हम क्या करते हैं, फिर अलग से बनाना पड़ेगा मार्क्यू का, ठीक है। उसमें जो नोटिफिकेशन आप चलता हुआ दिखा रहे हो या जो भी उसमें दिख रहा है, तो यहाँ पे तभी दिखेगा जब उस पेज का एड्रेस आप यहाँ पे देंगे या उसका नेम यहाँ पे देंगे तब। सेम प्रोसेस यहाँ पे मेन कंटेंट के लिए होगी। अब मेन कंटेंट डिपेंड करता है आपके मेन्यू बार के ऊपर कि आपने मेन्यू बार में कितने ऑप्शंस बनाए हैं। 4 ऑप्शन बनाए हैं तो 4 पेजेस आपके अलग से बनेंगे, तो जिनमें आप क्लिक करके यहाँ पे उसको दिखा पाओगे। तो यहाँ पे कोई पेज लगेगा नहीं एक्चुअल में, हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ पे मेन्यू बार में जो मेन्यू क्लिक किया जाएगा वो कंटेंट यहाँ पे दिखेगा, वो वाला पेज दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पहले से पेज लगाने की जरूरत नहीं। फूटर में आप फूटर बना के एक पेज यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक पेज हमारा बस नहीं लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा उसका रीजन मैंने आपको बताया कि मेन्यू बार में क्लिक करके, मेन्यू ऑप्शंस में क्लिक करके तब वो पेज यहाँ पे दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेन्यू बार में आपने 4 ऑप्शंस बनाए हैं तो 4 पेजेस आपको और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। 4 पेजेस वाले हो गए 5, 6 एक मेन्यू बार का खुद का अपना पेज भी तो होगा, 6, 7 और 8। अगर ये पूरा आपने प्रोग्राम कंप्लीट बनाना है तो टोटल 8 पेज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और डिपेंड करता है मेन्यू बार के ऊपर। अगर एक और मेन्यू ऑप्शन है आपका तो उसमें 9 पेजेस बन जाएंगे। तो पूरा कंबाइन करके ही तो ऐसी वेबसाइट बनती है। वेबसाइट का आपको जब डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। तो ऐसे हम अलग अलग वेब पेजेस को
एक क्या बना पा रहे हैं यहाँ पे, वेबसाइट बना पा रहे हैं। और नॉर्मली हम होम पेज, नॉर्मली हम फ्रेम के थ्रू भी कर पा रहे हैं, ठीक है। टेबल टैग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, तो तरीका भी आपको मैंने बता दिया था टेबल से कैसे होगा। और ये चीज हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। CSS वाला तरीका तो बाद में बताऊंगा आपको। हाँ रोहित बताइए क्या कह रहे हैं आप। सर 8 पेजेस आप ये बोले ना, एक वेबसाइट का वेब पेज बनाएंगे, एक मेन्यू बार, नोटिफिकेशन, एक फुटर, फिर मेन्यू बार के अंदर मेन्यू बार के भी जितने ऑप्शंस आपने बनाए हैं, अब मेन्यू आपके 4 या 5 तो होंगे ना, तो उनको भी आप ऐड कर लो उसमें, वो भी ऐड हो जाएंगे उसमें। हाँ तो पूरा ये आपका एक कंप्लीट एक असाइनमेंट कह सकते हो, या पूरा एक आपका एक प्रोजेक्ट, पूरा प्रोग्राम ही आपका एक बन जाएगा, वेबसाइट बन जाएगी आपकी कंप्लीट। सर ये कितने दिनों में बनानी है? इसको आप नेक्स्ट वीक तक मुझे कंप्लीट करके दे देना। नेक्स्ट मंडे तक आप फाइनल करके दे देना मुझे। अब तो टाइम है वैसे ही। नेक्स्ट मंडे का मतलब जो नेक्स्ट वीक हमारा आएगा उसके बाद फिर जो मंडे पड़ेगा ना, ठीक है। अभी जो मंडे आएगा इसके बाद वाले मंडे को आप कंप्लीट करके दे सकते हो। मंडे या संडे, सैटरडे, जब भी आप लोग कंप्लीट कर लें, नेक्स्ट वीक तक आप लोग ने कंप्लीट करके इसको दे देना, ठीक है। सैटरडे, संडे, मंडे 3 डेज आपको बता दिए हैं। मंडे से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो असाइनमेंट में आप लोगों को उसके अंदर दे भी दूंगा, क्लासरूम ऐप के अंदर। कई बार किसी को समझ में नहीं आ पाता है तो वहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन करके उसमें लिख दूंगा क्या असाइनमेंट रहेगा, कब तक आपने करना है, ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने आप लोगों को बताया है, आज जो बताया था वो सब आपको समझ में आया? फिर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अभी भी, किसी भी ऑप्शन में? सर ये फ्रेम सेट की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दीजिए सर। फ्रेम सेट की जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी, तो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इस पेज को हमने बनाया था फ्रेम 2 के नेम से ना, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन मैंने प्रॉपर्टीज बताई आपको। बेसिक इतनी ही यूज होती हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी ही प्रॉपर्टी होती हैं, और भी होती हैं, बट उनका उतना ज़्यादा रोल नहीं है, वो यूज नहीं होती हैं, ठीक है। तो मेन प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी बता दी हैं। फ्रेम बॉर्डर जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेम बॉर्डर जो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा है, इसका बॉर्डर अगर आपने एक्टिव करना है, डीएक्टिव करना है, तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर आप एक्टिव करना चाह रहे हो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डीएक्टिव करना चाह रहा हूँ तो फ्रेम बॉर्डर 0 कर दो आप वहाँ पे। फ्रेम बॉर्डर 0, बॉर्डर ही नहीं दिखाएगा आपको। एक मैंने आपको बताया था स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू नो। अब जैसे अगर हम यहाँ पे लोगो लगा रहे हैं या कुछ हम इमेज लगा रहे हैं, और उस इमेज में हम चाह रहे हैं कि स्क्रॉलिंग का ऑप्शन ना आए, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेन्यू बार में स्क्रॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है ये गैलरी के अंदर, तो गैलरी से स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मैंने हटाना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू नो कर दिया, ठीक है। एक प्रॉपर्टी फिर मैंने आपको बताई यहाँ पे नो रिसाइज। नो रिसाइज का मीनिंग क्या था कि कई बार हमारा फ्रेम यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अभी तो वैसे नहीं होगा रिसाइज, क्योंकि फ्रेम का बॉर्डर ही हमने हटा दिया। अब फ्रेम का बॉर्डर ही अगर हम हटा, तब तो रिसाइज कोई कर ही नहीं पाएगा, लेकिन फ्रेम का बॉर्डर दिख रहा है तब उसको कोई भी रिसाइज कर सकता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे नो रिसाइज इक्वल्स टू नो रिसाइज ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेन हमारी यही प्रॉपर्टी थी। एक लास्ट फिर मैंने आप लोगों को बताया था टारगेट, कि टारगेट में हमें क्या करना है। अब देखिए प्रॉपर्टी जो हमारी यूज होती है, ये एक्चुअल में कहाँ यूज होगी, जहाँ पे हमने मेन्यू बार बनाए, उस मेन्यू बार में जो हमने लिंक जहाँ पे दिया है एंकर टैग के थ्रू, उस एंकर टैग में टारगेट प्रॉपर्टी आ जाएगी। और जहाँ हमने कंटेंट को दिखाना है उस फ्रेम के अंदर, उस फ्रेम सोर्स में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, नेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। उस टारगेट से रिलेटेड एक नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। तो यही हमारी फ्रेम सेट की प्रॉपर्टीज रहती हैं या फ्रेम टैग की प्रॉपर्टीज रहती हैं।
ठीक है, दिक्कत तो नहीं है फिर? तो कोई दिक्कत तो नहीं है फिर इसमें आप लोगों को? ये हुआ फिर? क्लियर हुआ फिर? चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे। चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई नया प्रोग्राम, कोई नया वेब पेज तो अभी हम यहाँ पे बना नहीं सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा आई फ्रेम। आई फ्रेम भी वैसे हमारा सिंपल ही है, बट उसमें भी ऑप्शंस होते हैं कई सारे, ठीक है, तो कल ही बता पाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर टाइम इसमें लग जाएगा बताने में। क्योंकि उसके थ्रू एक ऑप्शन में आप लोगों को और बताऊंगा। एक मैंने आप लोगों को एक सैंपल दिखाया था ना, जैसे YouTube टाइप का ही एक मैंने आपको सैंपल दिखाया था, जिसे क्लिक करके हमारी वीडियो यहाँ प्ले हो जा रही थी। क्लिक किया, यहाँ पे प्ले हो जाएगी, यहाँ क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शंस अगर हमें बनाने हैं तो आई फ्रेम के थ्रू हम कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट ही बताऊंगा, एक साथ ही बताऊंगा मैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कि क्लिक करके हमारा इमेज या हमारी वहाँ पे कंटेंट खुल जाए। आई फ्रेम भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा ये फ्रेम काम करता है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। और कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट नहीं किसी का? चलिए फिर हटा दूं मैं यहाँ से, ठीक है। फिर आप लोग देखिएगा इसको ट्राई करके, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है कहीं पे किसी पॉइंट पे, तो कल आप उसको क्लियर करना।